नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चल रहा है। भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, इसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन की चर्चा हो रही है। अभी आपने सत्याग्रह की बात सुनी, उसके बाद पॉइंट आता है 2.2 यानी ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। कहते हैं असहयोग आंदोलन जो था उसका जब प्रचार हो गया, फैलने लगा, तो अब उसका ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह का जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ देखिए। कहते हैं धीरे धीरे शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी असहयोग आंदोलन फैलता गया। अब ये जो असहयोग आंदोलन है ये धीरे धीरे शहरों में तो था ही, साथ में क्या हुआ, गांवों के की तरफ भी बढ़ने लगा है असहयोग आंदोलन। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध, कहते हैं प्रथम विश्व 1914 विश्व युद्ध के उपरांत किसानों और आदिवासियों में जो आंदोलन हो रहे थे वे सभी असहयोग आंदोलन में ही समाहित हो गए अर्थात मिल गए। यानी जब कहते हैं किसानों और आदिवासियों में, आदिवासी वो लोग होते हैं जो लगभग जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, वो लोगों ने क्या करा, किसानों के बीच में आपस में जो विद्रोह चल रहा था, उनका आंदोलन चल रहा था, वो भी असहयोग आंदोलन में ही मिल गए और असहयोग आंदोलन का साथ देने लगे। संक्षेप में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए किसानों और आदिवासियों के विद्रोह को निम्नलिखित विवरण के आधार पर समझा जा सकता है। कह सकते हैं ये जो दोनों का जो आंदोलन था आदिवासियों का और किसानों का, उसे समझा जा सकता आगे निम्नलिखित बातों में। उन्होंने कहा है, सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, अवध में किसान आंदोलन का बाबा रामचंद्र द्वारा नेतृत्व, यानी अवध एक जगह है, वहां पर यह आंदोलन हो रहा था। अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन हो रहा था। बाबा रामचंद्र किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने से पूर्व फीजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे, अर्थात इसे कहते हैं मजदूरी करना, यानी किसी के यहाँ रहकर नौकरी करना। अवध में उनका आंदोलन ताल्लुकेदारों और जमींदारों के विरुद्ध था। ताल्लुकेदार क्या होते हैं, जिनसे मेल जोल होता है, और जमींदार जिनके पास जमीन होती है। ये ताल्लुकेदार और जमींदार अवध के किसानों से बहुत अधिक लगान और कई प्रकार के कर वसूल कर रहे थे। यानी ये जो लोग थे ये किसानों से क्या कर रहे थे, ये उन लोगों से बहुत ज़्यादा अधिक लगान प्रदान मांग रहे थे, लगान और कर मांग रहे थे। कई प्रकार का क्या करें, जबरदस्ती वाली बात इनके साथ हो रही थी। बच्चों में बता चुका लगान क्या है कि जो खेती, जैसे मान जिस जमींदार की खेती कोई करता है, खेती के बदले उसे पैसे नहीं देने होते, उस फसल में से ही कुछ उसे भाग देना होता था। इसके अतिरिक्त किसानों को उनकी बेगारी करनी पड़ती थी। बिना बेगारी का मतलब होता है कि बिना पैसे से ही काम करना, उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, फिर उनके यहाँ काम करना पड़ता। यही नहीं, पट्टेदारों के रूप में उनके पट्टे भी निश्चित नहीं होते थे, यानी खेतों का जो कुछ हिस्सा होता था वो उन्हें सुनिश्चित नहीं किया जाता था। कई बार उन्होंने बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, जिनसे जमीन पर उनका स्थायी रूप से कानून अधिकार न हो सका। यानी जो जमीन थी जो उन्हें पट्टे में हिस्से में मिलनी थी, उन्हें बार बार उस पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, फिर उससे उस जमीन से वो परमानेंट या कानून अधिकार उन्हें नहीं मिल सका। इस प्रकार के अन्यायों के विरोध में अवध के किसानों की मांग थी कि उनका लगान समाप्त कर दिया जाए, उनसे बेगार लेना बंद किया जाए और जमींदार दमन का कार्य अपनाते हैं। इस प्रकार की उन्होंने अपनी मांगें रखी। उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए। विरोध स्वरूप किसानों ने जमींदारों की सुविधाओं से वंचित करने के लिए अपनी पंचायतों में नाई धोबी बंद का फैसला भी किया। नाई वो होते हैं जो बाल काटते हैं, धोबी होते हैं जो कपड़े धोते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने अपना ये काम करना बंद कर दिया, कोई किसी के बाल नहीं काटेगा और ना कोई किसी के कपड़े धोएगा। इसके बाद किसानों के इसी विरोध और बहिष्कार के बीच जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के किसानों का दौरा किया, गांव के निवासियों से बातचीत की और उनके कष्टों को समझने का प्रयास किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहते हैं इसके बाद अक्टूबर 1920 ईस्वी तक नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य नेताओं द्वारा अवध किसान सभा का गठन भी किया गया।
एक अवध किसान गठन यानी अवध की एक सभा है, इसका नाम है अवध किसान गठन सभा यानी किसान सभा, उसका गठन किया गया। एक माह में ही अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में इस संगठन की 300 से भी अधिक शाखाएं बन गई। यानी ये इतनी जल्दी से पनपा, इतना बड़ा हुआ कि एक महीने के अंदर, एक माह के अंदर ही 300 शाखाएं इसकी संगठन की यानी इस अवध किसान सभा की बन गई। कहते हैं बच्चों 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के शुरू होने पर किसानों की उग्र कार्रवाई और कांग्रेस के इस संबंध में प्रतिक्रिया। कहते हैं क्या हुआ, किस तरीके की उन्होंने बात रखी। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, परंतु किसानों के आंदोलन का रूप और उसके तरीके कुछ इस प्रकार हो गए थे जिससे कांग्रेस का, अगले पेज पर चलते हैं, नेतृत्व प्रसन्न नहीं था। कहते हैं कि उसका वो खुश नहीं थे। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रसार हुआ तो गांव के किसानों ने तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमला शुरू कर दिया। यानी जो ऐसे लोग थे उनके उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जो उन्हें परेशान किया करते थे, उनसे जबरदस्ती लगान लिया करते थे। उनके द्वारा बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों को लूट लिया गया। इस स्थिति में बहुत से स्थानीय नेताओं ने किसानों को समझाने का प्रयास किया कि गांधी जी द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि अब किसी को भी लगान नहीं भरना पड़ेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। फिर भी महात्मा गांधी जी को नाम लेकर लोग अपनी सारी हिंसक कार्रवाई और आकांक्षाओं के उचित सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। कहते हैं जब गांधी जी ने ये बात कह दी गई सभी लोगों से कि अब किसी को लगान नहीं देना पड़ेगा, किसी की जो जमीन है जो उसे वापस नहीं देनी पड़ेगी, फिर भी लोगों ने वो थोड़ी सी उनकी जो एक हिंसा रूप उन्होंने अपना रखा था थोड़ा सा उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। कहते हैं इसमें जो बीच में डायग्राम बना हुआ देखते हैं, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारादोली तालुका में भू राजस्व को बढ़ाने के लिए खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इससे बारादोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में सफल रहा। आगे चलते हैं बच्चों, आदिवासी किसानों का विरोध और गुरिल्ला आंदोलन। कहते हैं देश के आदिवासी क्षेत्र में भी असहयोग आंदोलन का प्रसार हो रहा था, फिर भी आदिवासी किसानों गांधी जी के संदेश और स्वराज शब्द का कुछ और ही अर्थ समझा। उन्होंने स्वराज का मतलब अपना अधिकार जो था उसे समझने का, उन्होंने जो उसकी बात कही थी उसका उन्होंने कुछ और ही अर्थ समझा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेमा पहाड़ियों में कहते हैं 1921 ईस्वी के दशक के शुरू में ही एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कहते हैं इस प्रकार के आंदोलन अथवा संघर्ष कांग्रेस के विचारधारा के विरुद्ध थे। यानी जो कांग्रेस की विचारधारा थी, लोग कांग्रेस के जो विचार थे उसका विरोध करने के लिए थे। वहाँ ऐसे संघर्षों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। कहते वह ऐसे संघर्षों को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। कौन? यानी गुरिल्ला आंदोलन जो हुआ था वो लोग। अन्य वन क्षेत्रों में के समान यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में प्रवेश करने की पाबंदी लगा दी थी। इन जंगलों में आदिवासी लोगों ने तो अपना मवेशियों को चरा सकते थे। मवेशी कौन होते हैं? उनकी पशु यानी गाय भैंस इत्यादि, वो अपने उन्हें खाने के लिए नहीं लेकर जा सकते, चरा नहीं सकते थे। नहीं जलाने के लिए वे लकड़ियाँ फलों को ले सकते थे और अपने घर चलाने के लिए, अपने चूल्हा जलाने के लिए ना वो लकड़ियाँ ले सकते थे और ना वो फलों को वहाँ से प्राप्त करते हैं। आलूरी सीताराम राजू द्वारा आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व। कहते हैं एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसका सीताराम राजू जो उन्होंने इसका नेतृत्व किया आदिवासियों के आंदोलन का। अंग्रेजी सरकार की अन्यायपूर्ण कार्रवाइयों के विरुद्ध पहाड़ों के लोगों की परेशानियां बढ़ गई और वे बहुत ही अधिक गुस्से हो गए। इससे उनकी रोजी रोटी पर तो असर पड़ा ही। उन्हें लगा कि उनके परंपरागत अधिकारों को भी जबरन छीना जा रहा है। कहते हैं जब ये आदिवासी लोग थे, पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनमें यहाँ भाई उनके पाबंदी लगा दी गई, अंदर नहीं जा सकते, लकड़ियाँ नहीं ले सकते और पशु नहीं चरा सकते। जब इस तरीके की पाबंदी अंग्रेजों ने सरकार ने लगा दी, ऐसे में उन्हें बड़ी समस्या होने लगी, रोजी रोटी की समस्या हो ही रही थी। कहते हैं इस सब परिणाम यह हुआ कि जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण हेतु जबरन बेगा करने के लिए विवश किया तो उन्होंने सरकार के विरुद्ध बगावत कर दी। बगावत मतलब गुस्सा प्रकट करना शुरू कर दिया। उनका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम के द्वारा किया जा रहा था। फिर कहते हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे, सीताराम का यह दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए वे बहुत ही सही खगोलिक
अनुमान लगा सकते थे, यानी यानी कहते हैं भौगोलिक यानी जमीन के बारे में जानकारी रखते थे, लोगों को उनकी बीमारी दूर करके स्वस्थ कर सकते थे, और गोलियां भी उनको नहीं मार सकती थी, यानी जो गोलियां थी, जो बंदूक की गोली निकलती थी, वो उन्हें नहीं मार सकती थी। राजू के इस व्यक्तित्व से विरोधी आदिवासी बहुत प्रभावित थे, और उनका यह विश्वास था कि राजू ईश्वर का अवतार है। कहते हैं राजू महात्मा गांधी का महानतम का गुणगान करते थे, और लोगों से यह कहते थे कि वे महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। अलूरी सीताराम राजू ने लोगों की खादी का प्रयोग करने और शराब का परित्याग करने, परित्याग मतलब होता है छोड़ना, करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के रास्ते पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के द्वारा ही स्वाधीन हो सकता है। उन्होंने कहा कोई हिंसा की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा? राजू ने, सीताराम राजू ने। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जो कहा है कि अहिंसा के मार्ग पर चलो, तो बिना गोली के, बिना तलवार के, बिना किसी हथियार के अहिंसा स्वाधीनता या स्वाधीन हो सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं। राजू से प्रेरित आंध्र प्रदेश के गुड़ में विरोधियों ने पुलिस थाने पर हमला किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया और स्वराज की प्रेरित हेतु अपना गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 ईस्वी में सीताराम राजू को अंग्रेज सरकार ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी गई। कहते हैं सीताराम राजू को 1924 में पकड़ लिया गया, और कहते हैं उन्हें फिर क्या करा गया? ब्रिटिश सरकार ने जब पकड़ लिया तो उन्हें क्या करा? फांसी दे दी गई। ठीक है, इस समय तक राजू अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो चुके थे और एक लोकनायक बन चुके थे, यानी लोगों के प्रिय बन चुके थे। अब आगे क्या आता है? 2.3 बागवानों में स्वराज। बागवान क्या होते हैं बच्चों? बागवान होते हैं बाग। आपने देखोगा बहुत सारे बाग होते हैं, आम का होता है, अमरूद का होता है, लीची का होता है, हर एक प्रकार के बाग होते हैं। असम के बागवानी मजदूरों की दशा, उनका विरोध और सरकार के द्वारा उनका दमन। महात्मा गांधी जी के विचारों स्वराज के बारे में मजदूरों को अपनी अलग सोच थी। असम के बागवानों में काम करने वाले लोग मजदूरी के लिए आज़ादी का आशय यह भी था कि वे चार दीवारियों से जब भी चाहे बाहर आ जा सकते थे। यानी चार दीवारी होती है, चार दीवारी का मतलब था घर से बाहर निकलना, जिससे उन्हें बंद करके रखा गया था, जिसमें उन्हें बंद करके रखा गया था बच्चों। उनके लिए आज़ादी का आशय यह भी था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाए, गांव से संपर्क भी रख सके। 1859 ईस्वी में इंग्लैंड इम्प्रोगेशन एक्ट के माध्यम से बागवानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति प्राप्त किए बागवानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। यह अनुमति उन्हें विरले ही कभी प्राप्त हो पाती थी। विरले का मतलब होता है कभी कभार मिलना। अब उन्होंने ऐसे आंदोलन के बारे में हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारियों का अवहेलना शुरू कर दी। कहते हैं इसके बाद बागवानों को छोड़कर अपने घरों की ओर चल दिए। उन्हें ऐसा लगा कि अब गांधी राज आ गया है। यानी क्या कहते हैं, उन्हें बागवानों के अंदर ही बंद कर दिया गया, तो वहीं उन्हें रहना, वहीं उन्हें खाना। अब जब उन्होंने गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्हें धीरे धीरे क्या करा, उन्होंने बाग छोड़ने शुरू करे और घरों की तरफ निकल पड़े। उन्होंने हरेक को गाँव की जमीन मिल जाएगी। दुर्भाग्य से वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों के हड़ताल के कारण वे बीच रास्ते में ही फंस गए। जब वो बागवानों से निकले तो अपने घर तक वो नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह पिटाई भी की गई। यानी उनकी बुरी तरह उनकी पिटाई भी की गई। किनकी? जो बागवान करने वाले थे, बागवानी मजदूर थे। मजदूरों के लिए स्वराज का अर्थ, कहते हैं मजदूरों के लिए स्वराज का अर्थ क्या है, वो उन्होंने कहा, उन्होंने नया अर्थ निकाला था मजदूरों ने। क्या अर्थ था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो भी स्थानीय आंदोलन हुए उनकी अपेक्षा और सोच को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। इसी कारण इन आंदोलनकारियों ने अपने अपने दृष्टिकोण के कारण आधार पर स्वराज शब्द का समझ लिया। कहते हैं उन्होंने क्या समझा? स्थानीय आंदोलनकारियों के लिए यह एक ऐसा युग का परिचायक था जबकि उनकी सारी कठिनाइयां और कष्ट समाप्त होने थे। फिर भी जब आदिवासी आंदोलनकारियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो इस दृष्टि से वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। यानी वो दिल से जुड़ गए, बिल्कुल प्रेम यानी मन से जुड़ गए। कहते हैं महात्मा गांधी जी के साथ जब उन्होंने उनकी आंदोलन का असहयोग आंदोलन का सहयोग किया, पूरे नारे लगाए गांधी जी के, तो बिल्कुल दिल से वो जुड़ गए। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे अथवा अपने आंदोलन के और कांग्रेस के आंदोलन को जोड़कर देखते थे, तब यह वस्तुतः एक ही आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे और जो कि केवल उनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था।
जब वो दोनों को जोड़ने का प्रयास करते थे, अपने आंदोलन को और महात्मा गांधी जी के आंदोलन को, तो ऐसा लगता था जैसे दोनों एक ही है। और वो केवल अपने ही क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे सीमित यानी बड़ा क्षेत्र है इसका। अब बच्चों चलते हैं असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन का नाम जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, सविनय अविद्या की ओर, यानी एक आंदोलन है। फरवरी 1929 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने जब ये असहयोग आंदोलन में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने क्या किया, 1929 में उन्होंने क्या करा, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रयास किया फरवरी में। ठीक है बच्चों, वापस लेने का प्रयास किया। इसका कारण आंदोलन का गलत रूप धारण करना था। क्यों लिया? क्योंकि ये जो असहयोग आंदोलन था इसका रूप बहुत गलत धारण हो चुका था, यानी ये बदल चुका था। जो वो चाहते थे वो उसमें नहीं हो पा रहा था। उन्हें लगा कि अब ये आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, क्योंकि लोग अहिंसावादी नहीं थे, हिंसावादी होने लगे थे। और आंदोलन को सही रूप में संचालित करने के लिए सत्याग्रहियों को व्यापक स्तर पर प्रसिद्ध करने की आवश्यकता है। यानी जो लोग सत्य की राह पर चलने वाले लोग, तो उन्हें क्या था, पूरी तरह प्रशिक्षित करना था, उन्हें बताना था, उन्हें समझाना था, उन्हें लिखाना था, पढ़ाना था कि इस तरीके से ये कार्य करना है, ये सहयोग आंदोलन को इस तरीके से चलाना है। फिर वो कार्य नहीं हो पाया, हुआ क्या कि ये आंदोलन अहिंसक हो गया। इस कारण महात्मा गांधी जी को 1929 में सहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। आप कहते हैं स्वराज पार्टी का गठन। बच्चों क्या है स्वराज पार्टी का गठन? ये क्या है देखिए बच्चों, इसमें देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस ने कुछ नेता अब तक लगातार हुए जनसंग्रह से थक चुके थे। 1919 में ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उनका विचार था कि प्रांतीय परिषदों से रहकर वे ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकते हैं, यानी प्रदेश वाइज जो चुनाव जैसी प्रक्रिया थी उसमें भाग लेना चाहते थे। फिर अब वे आवश्यकता सुधारों की वकालत कर सकते थे। साथ ही इन परिषदों के सदस्यों के रूप में वे परिषदों में ब्रिटिश सरकार को यह भी बता सकते थे कि यह परिषदें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है। इस समय CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन भी कर डाला। किसने गठन करा? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। इन्होंने क्या करा? स्वराज पार्टी को गठन कर डाला। कौन सी पार्टी का? स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या करा? दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता कांग्रेस में इस बात पर के लिए दबाव बना रहे थे। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वो दबाव बना रहे थे कि स्वाधीनता के लिए होने वाले आंदोलन को अधिक उग्र तथा पूर्ण स्वाधीनता के लिए होना चाहिए। उन दोनों का प्रयास ये था। महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन थे उनको देखते हुए वो ये चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की जो स्वाधीनता वाला जो हमने आंदोलन चला रखा है इसे और अच्छी मजबूत तरीके से चलाया जाए, जिससे कि हम जल्दी से स्वाधीन हो सके, आजाद हो सके। आगे देखते हैं बच्चों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और उसके प्रभाव। विश्वव्यापी, विश्व में कहते हैं पूरे विश्व में जो प्रभाव डालने वाली थी मंदी, उसे आर्थिक मंदी के रूप में कहेंगे। क्या कहते हैं? कांग्रेस में होने वाली अंतरिम बहस और असहमति की इस स्थिति में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक में यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। उसमें क्या हुआ? इनमें पहला प्रबल कारक था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। क्या था बच्चों? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। उसमें क्या था? 1926 ईस्वी में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, यानी जो कृषि से पैदा हो रही थी फसलें उनकी जो कीमत थी क्या होने लगी? वो कम होने लगी। 1930 के उपरांत तो यह स्थिति और भी अधिक विकट हो गई कि कृषि उत्पादों की मांग गिर गई और निर्यात जो था कम होने लगा। यानी जो 1930 के उपरांत स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो गई और जो चीज़ें बाहर जाती थी, निर्यात होती थी, वो चीज़ें क्या होने लगी? वो कम होने लगी, कम जाने लगी। ऐसी स्थिति का परिणाम यह हुआ कि किसानों को अपनी फसलों को बेचने और लगान को चुकाना भी कठिन हो गया। यानी जो किसान अपनी फसल बेचते थे या जो लगान होता था उसे भी वो चुकाने में असमर्थ हो गए। 1930 ईस्वी तक ग्रामीण क्षेत्रों में भारी समस्या के दौर से गुजरना पड़ा। अगर हम कहें इस तरीके की आर्थिक मंदी आई। अब कहते हैं बच्चों, साइमन कमीशन का गठन, भारत आगमन, विरोध और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शांत करने हेतु उपाय।
ये एक अगला पॉइंट इसमें शुरू हो रहा है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद। वो क्या, साइमन कमीशन, आपने सुना होगा साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा कि साइमन कमीशन कौन था, कैसे वो आया, भारत आकर उसने क्या किया। ठीक है बच्चों, ब्रिटिश सरकार का किस पद पर वो रहा, जनरल। ठीक है, आगे कहते हैं विश्वव्यापी मंदी के समय ही ब्रिटेन की नई टोरी यानी टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। यानी सर साइमन्स जो थे उनके अधीन, उनके अध्यक्षता में क्या करा, उन्होंने एक ऐसे वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और अपने अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश सरकार को सुझाव देने थे। इसी आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। बच्चों ध्यान देना, क्या था, इन्होंने क्या कहा, इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं, सभी कौन थे, सभी अंग्रेज थे। ठीक है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने उसके विरोध स्वरूप साइमन कमीशन वापिस जाओ यानी साइमन कमीशन गो बैक, यानी कौन सा नारा दिया, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने, मैं नारे वालों को अंडरलाइन कर देता हूं बच्चों, साइमन कमीशन वापिस जाओ या साइमन कमीशन गो बैक कहते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, इस प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने भाग लिया और भारतीयों के इस विरोध को शांत करने के लिए उसी समय वायरस लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का एक ऐसा ऐलान कर दिया जो अपने पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं था। यहाँ तक कि इस बारे में उन्होंने कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की। उनके द्वारा केवल इतना कहा गया कि वो क्या कहते हैं बच्चों, उन्होंने क्या कहा, भारत में भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन है, इसमें गोल मटोल कहें या किस तरीके की बातें कहें, उन्हें क्या करना था, उसे सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लॉर्ड इरविन ने इस प्रस्ताव में कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं हुए। दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के उग्र नेता आक्रमण तेवर अपनाने लगे थे। दूसरी ओर उदारवादी और मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डेमोनेशन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। फिर भी इस विचारधारा वाले कांग्रेस के प्रभाव में अब कमी होती जा रही थी। बच्चों इन्होंने क्या करा, गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ, पहला भी और दूसरा भी, उस सम्मेलन में क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई आप आइए उसमें भाग लीजिए और भाग लेकर जो भी आपकी समस्या उस तरीके उसमें बात रखी जाएगी। अब बच्चों क्या है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, यानी अब लाहौर का नाम आपने सुना होगा, ये पाकिस्तान में है। पहले क्या था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक हुआ करता तो सभी शहर एक हुआ करते थे। तो पहला अधिवेशन का हुआ 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन का मतलब होता है उनका एक समारोह होना, एक उनका कार्यक्रम होना। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 1929 में क्यों, कांग्रेस पार्टी 1885 में आ चुकी थी जो राष्ट्रीय पार्टी है, और वो इसलिए कांग्रेस का नाम बार बार इसमें शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू सब नेता कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि सिर्फ एक पार्टी का ही उस समय गठन था। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने ये विचार कर लिया कि अब अगली बार 26 जनवरी जो होगी 1930 में, उसमें क्या स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया जाए, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन लोग पूर्ण स्वराज हेतु संघर्ष करने की शपथ लेंगे। फिर भी इस और लोगों में ने कम ही ध्यान दिया। उधर महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता के विचार को प्रतिदिन जीवन के संबंधी किन्हीं ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए कई और मार्ग खोज रहे थे। यह कैसे संभव हुआ, यह हमें आगे और शीर्षकों में दिए गए विवरण के आधार पर ज्ञात होगा। कहते हैं क्या हुआ, इस वाले कॉलम को देखते हैं। इसमें हमारे विश्वास, यानी हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता भी यह एक अहरणीय अधिकार है। कहते हैं उनका एक अधिकार है कि वो आज़ादी मिले, क्या उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिसमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इस अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को दबाने या उसमें समूल समाप्त करने के लिए अधिकार है। यानी कहते हैं जो उन्हें दबाने का प्रयास करेगा तो उन्हें उल्टा भी इससे समाप्त कर सकते हैं।
भारत में ब्रिटानिया सरकार ने या ब्रिटेन सरकार ने केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया बल्कि उसने जनता का शोषण भी किया और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी नष्ट कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। ये स्वतंत्र दिवस की शपथ ली गई कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है बच्चों, 1929 ईस्वी में जो ये सम्मेलन हुआ लाहौर के अंदर, वहां पर स्वतंत्रता दिवस की शपथ ली गई और इसमें यह विश्वास दिलाया गया कि हमें अब आज़ाद होना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस चैप्टर को यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से इसे यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नमक यात्रा और सविजा आंदोलन को लेकर हम उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।